गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने बात की थी, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के कृषि जलवायु प्रदेश और हमने बात की थी पश्चिमी हिमालय प्रदेश की। उससे पहले उसके उद्देश्यों की बात की थी कि किन आधार पर योजना आयोग ने क्या किया था, भारत के जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया था। फर्स्ट अपना हो गया था पश्चिमी हिमालय प्रदेश। सेकंड की बात करते हैं, देखिए ये रहा नंबर 2 पूर्वी हिमालय प्रदेश। सेकंड जो हमारा पूर्वी हिमालय प्रदेश, जैसे इसकी स्थिति से पता चल रहा है पूर्वी हिमालय प्रदेश की हिमालय का जो भाग पूर्व में स्थित है वह इसके अंतर्गत शामिल है। नाम क्या कहेंगे? पूर्वी हिमालय प्रदेश। आप सभी जानते हैं पूर्वी हिमालय प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश की हम बात करें, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम का कुछ भाग, पश्चिमी बंगाल का कुछ भाग, ये सारे क्या हैं? पश्चिमी बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वो, और जिसमें जलपाईगुड़ी है, सिक्किम है, और सिक्किम के अलावा मणिपुर, मिजोरम, असम की पहाड़ियाँ, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी शामिल है किससे? पूर्वी हिमालय प्रदेश में। दूसरा कारण देखिए क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है 70 लाख के लगभग है। इसका जो क्षेत्रफल है 70 लाख के लगभग है। दूसरी बात आती है कि यहाँ स्थलाकृतिक जो भिन्नता है उसमें काफ़ी मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है। स्थलाकृतिक मात्रा में काफ़ी मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है। कारण क्या है? एक तो हिमालय पर्वत है, सही है। दूसरी बात करें, ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं उसकी, और घाटियाँ तथा दून घाटियाँ, नदी घाटियाँ भी इसमें स्थित है। आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, तो इसमें घाटियाँ भी पाई जाती हैं। असम की घाटी क्षेत्र की अगर हम बात करें, सुरमा घाटी, और ऊपर वाला जो हिमालय का क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं इसमें स्थलाकृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं कि पूरा जो प्रदेश है वह एक जैसा नहीं है। ऊंचे पर्वत हैं तो वहाँ पर गहरी घाटियाँ भी स्थित हैं। तो दूसरी बात करें, जो गहरी घाटियाँ हैं, आप सभी जानते हैं घाटियों में जो मिट्टी है, मिट्टी की मोटाई अधिक पाई जाती है। जो गहरी घाटियाँ हैं उसमें जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है, और वहाँ का जो धरातल है हम कह सकते हैं कि 3/4 भाग किस प्रकार का है? ऊबड़ खाबड़ है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र का जो भाग है वह कह सकते हैं कि 3/4 भाग जो किस प्रकार का है? पर्वतीय है तथा ऊबड़ खाबड़ है। बाकी जो हमारे पास मैदान बचता है, घाटियों में स्थित जलोढ़ मैदान है। बाकी जो क्षेत्र हमारे पास बचता है वो क्या है? घाटियाँ हैं। घाटियों में स्थित जो मैदान है वो मैदान वहाँ पर स्थित हैं, और मैदानों में उष्ण तथा पर्वतीय भागों में शीत जलवायु दशाएं विद्यमान हैं। आप सभी जानते हैं कि पर्वत की बात करें, उच्च पर्वतीय भागों की बात करें, मैदानों में उष्ण प्रदेशों की बात करें, तो वहाँ पर शीत जलवायु दिशाएं विद्यमान रहती हैं। ग्रीष्मकालीन की अगर बात करें, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस या 33 डिग्री सेल्सियस तक जुलाई में पाया जाता है। लेकिन शीतकाल की अगर हम बात करें, जनवरी की बात करें, तो वहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। 11 से 24 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें, 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। यह वो क्षेत्र है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। मोसिनराम और दूसरा चेरापूंजी। चेरापूंजी और मोसिनराम इसी क्षेत्र में स्थित हैं जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कह सकते हैं पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनमें वर्षा अधिक होती है, और सर्वाधिक जो भाग पाए जाते हैं। न्यूनतम वर्षा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो वर्षा होती है मैदानी भाग में होती है। इसमें न्यूनतम जो वर्षा होती है मैदानी भाग में होती है, लेकिन पर्वतीय भागों में सर्वाधिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। और विश्व की जो सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम और चेरापूंजी, वो इसी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरी बात करते हैं कि जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र, आप सभी जानते हैं कि मृदाएं अधिक गहरी नहीं पाई जाती हैं। कारण क्या है? पर्वत की मोटाई अधिक होती है, या हम कह सकते हैं कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मृदा की मोटाई कम पाई जाती है। जो घाटियाँ होती हैं उनमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और उसका भी कारण क्या होती है? क्योंकि नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं, वहाँ पर मिट्टी की जो गहराई होती है वह कुछ मात्रा में अधिक पाई जाती है। तो नदी घाटियों में बात करें, चीका, जलोढ़, संकर युक्त मृदा पाई जाती है, जिसमें अम्लता सीमा से कुछ मात्रा में अधिक मिलती है। कह सकते हैं कि यहाँ जो मिट्टी मिलती है उसमें अम्लता की मात्रा कुछ अधिक पाई जाती है। तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, वर्षा के अधिक ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन की समस्याएं मुख्य रूप से देखी जाती हैं।
अब ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र लगा लीजिए, तो अब तीव्र पहाड़ी ढाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मृदा अपरदन की समस्याएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि भूमि उपयोग प्रारूप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस क्षेत्र के 45% भाग पर वन क्षेत्र है, सर्वाधिक है इस प्रदेश में 45% सर्वाधिक वन क्षेत्र है। 19% की बात करें, 19% भूमि पर क्या किया जाता है, यहाँ पर खेती की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो खेती की जाती है स्थानांतरणशील खेती की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, झूमिंग खेती भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों को साफ कर लिया जाता है, उसके बाद उस भूमि पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। मुख्य रूप से आदिवासी जो लोग होते हैं वनों को जलाकर यहाँ पर खेती करते हैं, जिसको हम झूमिंग खेती के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि आदिवासी लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वनों को जला देते हैं और उसके बाद उस क्षेत्र पर खेती करते हैं, जिसको झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो कुल क्षेत्र है उसके 80% भाग पर खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न मतलब खाने में काम आने वाली फसलें, गेहूं है, चावल है, मक्का है, उनका उत्पादन किया जाता है। 7% की बात करें, 7% पर तिलहन तथा 4% भाग पर रेशेदार, रेशेदार में हम बात करेंगे जूट की, रेशेदार जूट का, तथा 6% जो भाग है रोपण कृषि, रोपण में जिन पौधों को रोप कर बोया जाता है, चाय है, कहवा है, सुपारी है, फल है, तो इनका उत्पादन किया जाता है। मात्र 6% भाग पर रोपण कृषि, जिसमें चाय, फल तथा सुपारी की खेती की जाती है। और पशुपालन का कार्य भी यहाँ विस्तृत रूप से किया जाता है। भैंसे, भेड़, बकरियाँ, इन सभी पशुओं को इस क्षेत्र में पाला जाता है। जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ भेड़ बकरियाँ अधिक मात्रा में पाली जाती हैं, क्योंकि उनको लाना ले जाना आसान रहता है पहाड़ी क्षेत्रों पर, और यही कारण है। और ये जो क्षेत्र होते हैं, जैसे ही बर्फ़ पिघलती है घाटियों वाले क्षेत्र में अपने पशुओं को लेके आ जाते हैं, और जैसे ही बर्फ़ जमना प्रारंभ हो जाती है, बर्फ़ पिघलती है तो घाटी में आ जाते हैं, जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं। ये हमने बात करी थी किसकी, पूर्वी हिमालय क्षेत्र की। जल संसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र संपन्न है, लेकिन उचित प्रबंधन का अभाव पाया जाता है। उचित प्रबंधन का अभाव का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिवर्ष जो हमें जल प्राप्त होता है, जल संसाधनों से जो हमें जल प्राप्त होता है, उसका उचित प्रबंधन नहीं किया गया है। जितना भी जल होता है वह 75% भाग समुद्रों का भोग बन जाता है। कह सकते हैं कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी अपने साथ जल भारी मात्रा में लेके आती है, लेकिन होता क्या है, वो सारा जल वैसे ही बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाता है। हम उसका अधिक उपयोग नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि हमने जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं कर रखी है। यहाँ का जो धरातल है अधिक उबड़ खाबड़ है। अधिक उबड़ खाबड़ होने से नदियों का जो जल है सिंचाई के हेतु उपयोग में नहीं आता है। भूमि अधिक उबड़ खाबड़ है, इसलिए जो नदियों का जो जल है वह सिंचाई के उपयोग में नहीं आता है। और कुल कृषिगत क्षेत्र का मात्र 20% भाग सिंचित है। अगर पूर्वी हिमालय क्षेत्र की बात करें, इसका मात्र 20% जो भाग है वो क्या है, सिर्फ सिंचित है। बाकी तो जो नदियों का जो पानी है वो उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था न होने के कारण कहाँ जाता है, सीधा समुद्र में आ जाता है और वो पानी व्यर्थ ही चला जाता है। कारण क्या है, क्योंकि भूमि उबड़ खाबड़ है, इसलिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब भूमि उबड़ खाबड़ है तो नहरों के द्वारा हम सिंचाई की व्यवस्था ऐसे क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में जो अधिकांश जो जल है, जितना भी हमारे पास जल संसाधन उपलब्ध है वह व्यर्थ ही समुद्रों में बहकर निकल जाता है। मात्र 20% जो कृषि क्षेत्र है उसको हम क्या करते हैं, सिंचित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा है निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का निम्न मैदानी क्षेत्र, गंगा का निम्न मैदानी क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि गंगा का निचला क्षेत्र है। गंगा नदी का निचला क्षेत्र है। गंगा नदी प्रवाहित होती है। देखिए होता क्या, इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार का कुछ भाग, झारखंड का कुछ भाग तथा असम घाटी का क्षेत्र इसमें शामिल है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड तथा असम का कुछ भाग इसमें शामिल है। अब बात करते हैं कि 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इस गंगा का निम्न मैदानी क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। समतल मैदानी भूभाग है, बिल्कुल समतल क्षेत्र है ही है। गंगा तथा उसकी सहायक जितनी भी नदियां हैं वो यहाँ प्रवाहित होती हैं।
गंगा तथा उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। गंगा की सहायक नदी दामोदर, मयूराक्षी, भैरव, इचामाती आदि जितनी भी नदियाँ हैं वो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होती हैं। इस प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है। यही कारण है कि जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। इस क्षेत्र का जो ढाल है वो किधर है, दक्षिण की ओर है, इसलिए जो नदियाँ गिरती हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन इस क्षेत्र की बात करें हम, जलवायु कैसी है, उष्ण आर्द्र जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है, उष्ण आर्द्र जलवायु है। कारण क्या है कि समुद्र के पास से लगता क्षेत्र है, इसलिए समकारी प्रभाव है। समुद्र के पास लगता क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर जो समकारी प्रभाव उसका नज़र आता है। कह सकते हैं कि वार्षिक तापमान में अत्यधिक असमानता नहीं मिलती है। सर्दियों के इसमें अधिक सर्दी नहीं पड़ती है, गर्मियों के इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। कारण क्या, वो सभी जानते हैं आप कि जैसे ही जो क्षेत्र समुद्र के पास वाले क्षेत्र होते हैं, जल का स्वभाव कैसा होता है, धीरे धीरे गर्म होना, धीरे धीरे ठंडा, तो वो प्रभाव इस क्षेत्र पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि इसमें तापमान संबंधी बहुत अधिक विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। तापमान की बात करें जनवरी में 9 से 24 डिग्री सेल्सियस, और ग्रीष्मकाल की बात करें, जुलाई की बात करें 26 से 41 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर पाया जाता है। वर्षा की बात करें 120 से 170 सेंटीमीटर, 120 से और 170 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा का वितरण सम नहीं है, और वर्षा का जो 3/4 भाग है वो मानसून काल में प्राप्त होता है। जब मानसून आती है तो मानसून के समय क्या होता है, हमें वो वर्षा जल प्राप्त होता है। मृदा संसाधन की अगर हम बात करें, कुछ स्थानीय भिन्नताएं यहाँ पर मिलती हैं। मृदा संसाधन के वितरण में कुछ स्थानीय भिन्नताएं मिलती हैं। मृदा जो है लाल, पीली, जलोढ़ तथा लेटराइट मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। लाल, पीली, जलोढ़, अब नदी वाले क्षेत्र हैं तो जलोढ़ मृदा भी यहाँ पर मिलेगी, तथा लेटेराइट जो मृदा है वो भी हमें देखने को मिलती है। तटीय जो क्षेत्र होते हैं आप सभी जानते हैं, दलदली तथा कांप वाली मिट्टी मिलती है। जब नदी अपना मुहाना बनाती है तो आप सभी जानते हैं कि नदी अपने साथ जितने भी अवसाद लेके आती है, कांप मिट्टी लास्ट में बसती है और उसको पूरे क्षेत्र पर फैलाकर नदी सागर में मिलती है। जो दो तट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, दलदली या कांप वाली मिट्टी वहाँ पर मिलती है। 2/3 भाग पर इस क्षेत्र में कृषि की जाती है और 11% भाग पर इसमें वन क्षेत्र पाए जाते हैं। गेहूं है, चावल है, दालें हैं, सरसों है, आलू है, जूट है, इन सभी की फसलें यहाँ पर पैदा की जाती है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र, सर्वाधिक मात्रा में इस क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता है। दूसरी बात आती है देश का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला क्षेत्र। शकरकंदी है, नारंगी है, मौसमी है, काजू के उत्पादन की भी यहाँ पर पर्याप्त दशाएं उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में पशुधन की संख्या भी 26 लाख है। 50% उसमें क्या पाए जाते हैं, मवेशी पाए जाते हैं, कैटल पाए जाते हैं। जलीय क्षेत्रों की अगर उपलब्धता की बात करें तो मछली पालन का व्यवसाय भी यहाँ पर किया जाता है। जलीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मत्स्य पालन का कार्य भी इस क्षेत्र में किया जाता है। रेशम कीट पालन का व्यवसाय भी इस क्षेत्र में किया जाता है। इस व्यवसाय की भी यहाँ पर पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान है, क्योंकि तापमान में भी अधिक विषमता नहीं पाई जाती है, वर्षा भी अच्छी होती है, अनुकूल क्षेत्र है। और कुल कार्यशील जनसंख्या का जो 55% भाग है वो कृषि कार्यों में लगा हुआ है। अगर 100 व्यक्ति कार्य करने वाले हैं तो उसमें 55 व्यक्ति, 55 व्यक्ति सिर्फ कृषि कार्य में संलग्न है, क्योंकि जूट या हम कह सकते हैं कि फसलों का भारी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला क्षेत्र भी यहीं पर स्थित है। यह देश का सर्वाधिक घना बसा क्षेत्र है। प्रति व्यक्ति हेक्टेयर की अगर हम बात करें, प्रति वर्ग किलोमीटर की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसी क्षेत्र का पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जल उपलब्धता की बात करते हैं। किस क्षेत्र में जो जल उपलब्धता के संसाधन हैं वो किस प्रकार के हैं, किस पे निर्भर करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर। और वर्षा की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो वर्षा है विनाशकारी बाढ़ें लेके आती हैं। कारण कि आप सभी जानते हैं कि गंगा का निचला मैदान है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र पर क्या करती हैं, जब पानी की अधिकता हो जाती है तो बाढ़ का रूप धारण कर लेती हैं। बिहार कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी पर बांध बना दिया गया, नहीं उससे पहले पश्चिमी बंगाल, दामोदर को क्या पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता था। ग्रीष्म काल की बात करें ना
तो अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धरातल समतल है इसलिए नहरी तंत्र का भी यहाँ पर अच्छा निकास किया गया है। और 2 परियोजनाएं हैं यहाँ वेस्ट बंगाल के, आपको पता है, एक है दामोदर, दूसरी है मयूराक्षी। दोनों परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। उन परियोजनाओं में नहरों का विकास किया गया है और उन नहरों के द्वारा क्या किया जाता है, इस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। भूजल की जो स्थिति है अच्छी होने के कारण कुछ स्थानों पर टैंक तथा कुएं द्वारा भी क्या यहाँ पर सिंचाई की जाती है। कि गंगा का जो निम्न मैदानी भाग है यहाँ पर विभिन्न परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के माध्यम से भी यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। दामोदर है, मयूराक्षी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन हम कह सकते हैं कि गंगा का जो मैदानी भाग है जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, मानसून काल में अतिवृष्टि होने से ग्रीष्म काल में अनावृष्टि की स्थिति आ जाती है। तो जिसके कारण भी यहाँ पर जल संसाधन का उचित प्रयोग किया गया है, क्योंकि भूमि के इस प्रकार की है, समतल है, और विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से नहरों का विकास किया गया जिसके माध्यम से सिंचाई कार्य किया जाता है। दामोदर है, मयूराक्षी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है। भूमिगत जल की अगर बात करें उसकी दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र संपन्न है। कुएं तथा नलकूपों के माध्यम से भी यहाँ पर क्या किया जाता है, सिंचाई की व्यवस्थाएं की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है कि गंगा का मध्यवर्ती मैदानी भाग। गंगा का मध्यवर्ती मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र की बात है। देखिए इसमें बात करें, ये पूरा क्षेत्र शामिल है। आप सभी जानते हैं इधर नेपाल की भी कुछ नदियां भारत में आती हैं और गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी का मध्यवर्ती भाग है इसलिए गंगा और गंगा की सहायक नदियां इस क्षेत्र में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत राज्य कौन कौन से आते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर हम राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश के 12 जिले, बिहार तथा झारखंड के 27 जिले इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 12, बिहार तथा झारखंड के 27 राज्य गंगा का मध्यवर्ती मैदानी भाग में क्या हैं, शामिल हैं। छोटे नागपुर के पठार को छोड़ दीजिए, वो इसमें शामिल नहीं है। छोटे नागपुर का पठार नीचे आएगा। गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ, अब आपको पता है कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है, गंडक, गोमती, घाघरा, काली, कोसी, सोन, रिहंद, ये सब क्या हैं, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। सोन और रिहंद इधर से आती हैं और घाघरा, गंडक, कोसी सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। मैदानी भाग का जो ढाल है पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। जो 4 नंबर का है गंगा का मध्यवर्ती मैदान, उसका जो ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर है और दूसरा किधर है, पूर्व की ओर है। तो गंगा नदी आप सभी जानते हैं किधर बहती है, इस 4 नंबर फिर 3 नंबर में बहती हुई कहाँ, बिहार और आगे वेस्ट बंगाल में बहती हुई कहाँ गिर जाती है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका जो ढाल है, ढाल किधर है, जिस तरफ नदी का ढाल हो वहीं इस क्षेत्र का ढाल है। पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर इस क्षेत्र का ढाल है। और हम कह सकते हैं कि इस मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है अपेक्षाकृत उत्तर में अधिक ऊंचा है। इधर से ऊंचाई है और इस क्षेत्र की तरफ इसका ढाल अधिक पाया जाता है। दूसरी बात आती है कि यह जो क्षेत्र है उपाद्र संक्रमण जलवायु में स्थित है, उपाद्र क्षेत्र है। दूसरा इन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के तापमान की बात करें 26 से 41 डिग्री सेल्सियस, शीतकाल के तापमान की बात करें 9 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान इस क्षेत्र में पाया जाता है। वार्षिक वर्षा की बात करें 110 सेंटीमीटर से 220 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वार्षिक वर्षा पाई जाती है। उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि जितनी भी नदियाँ बहती हैं गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ भारी मात्रा में अपने साथ जलोढ़ मृदा लेके आती हैं, इसलिए। और हिमालय का तराई वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल है। और दूसरी बात करें, अब जब हिमालय का तराई वाला क्षेत्र है तो उसमें क्या पाए जाते हैं, दलदल पाए जाते हैं। हिमालय का जो तराई वाला क्षेत्र है उसमें क्या पाए जाते हैं, दलदल पाए जाते हैं। दलदल पाए जाते हैं। 2/3 भाग पर खेती का कार्य किया जाता है। 95% भाग पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। 4 नंबर का जितना भी गंगा का मध्यवर्ती भाग है उसके 95% जो भाग है उस पर केवल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें, रबी और खरीफ दोनों ही प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसल की बात करें गेहूं, चना, जौ, मटर और आलू, सरसों। खरीफ की बात करें चावल, मक्का,
जवार बाजरा सभी प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। नकदी फसलों की बात करें, नकदी फसलों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। नकदी फसलों में इस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और फल की अगर बात करें, फल कृषि की बात करें तो फलों में आम, अमरूद, अनानास, कटहल, लीची तथा रसदार फलों का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। कह सकते हैं कि यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। कारण क्या है? कारण ये है कि जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई जाती है, प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर भारी मात्रा पर में फसलों का उत्पादन होता है। जल संरक्षण की बात करें, उसका प्रबंधन उपयुक्त नहीं है और भूगर्भिक जल है उसका भी हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। और अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। कारण क्या है कि भूमिगत जल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएंगे या अत्यधिक गहराई पर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नदियाँ हैं, जल है, लेकिन हम उस जल का उचित प्रबंधन नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम भूमिगत जल है उसका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण कोई नई समस्या सामने आ जाएगी। ये था हमारा कौन सा? गंगा का मध्यवर्ती मैदानी भाग। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? गंगा का ऊपरी मैदानी भाग। नंबर 5, गंगा का ऊपरी मैदानी भाग। गंगा का ऊपरी मैदानी भाग। देखिए, गंगा के मध्यवर्ती भाग की हमने बात की। विभिन्न प्रकार की रबी तथा खरीफ की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और दूसरा एक कारण और यह भी था कि गंगा तथा उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष जलोढ़ जो मिट्टी है वह लाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा का ऊपरी मैदानी भाग। जैसे आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र, हिमालय है, हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र इसमें शामिल है। और पर्वत पदीय क्षेत्र का जो समीप का भाग होता है उसको भामर तथा तराई का क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं, तराई तथा भामर क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता है। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत निम्न है, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। देखिए क्या होता है, एक होता है महासागरीय जलवायु, तापमान में अत्यधिक अंतर नहीं पाया जाता है। महाद्वीपीय जो जलवायु होती है, ऐसे क्षेत्र जो महासागरों से दूर होते हैं, महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित होते हैं, वहाँ पर ग्रीष्मकाल और शीतकाल के तापमान में अंतर पाया जाता है। ग्रीष्मकाल के तापमान की बात करें 26 से 41 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, लेकिन शीतकाल के तापमान की बात करें 7 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर पाया जाता है। वार्षिक वर्षा की बात करें 80 से 150 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा पाई जाती है। दूसरी इन्होंने बात की कि जितनी भी वर्षा प्राप्त होती है 3/4 जो मानसून काल में वर्षा प्राप्त होती है, यहाँ पर जो मिट्टी है किस प्रकार की है? बलुई दोमट मिट्टी। यहाँ की जो मिट्टी है किस प्रकार की है? बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें मिश्रित रूप में कण पाए जाते हैं। मृदाओं में जलीय प्रवाह भूमिगत तथा अनियमित रहता है। इस क्षेत्र की जो मृदा है उसमें जो जलीय प्रवाह है वह अनियमित तथा भूमिगत रहता है। कृषि जलवायु क्षेत्र की अगर हम बात करें 70% भाग कृषि के अंतर्गत है। गंगा का जो ऊपरी मैदान है उसका 70% भाग किसके अंतर्गत है? कृषि के अंतर्गत है। सिर्फ 5% भाग पर वन है। हमने सेकंड पॉइंट की बात करी थी 75% भाग पर वन थे, लेकिन 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें गंगा के ऊपरी मैदान की 5% भाग पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। जितनी भी भूमि है उसके 70% भाग पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। दूसरी बात है, सबसे अधिक जो इसका अधिक कारण क्या है कि यहाँ की जो संभव भूमि है कृषि के अंतर्गत लाई जा रही है। जो भी व्यस्त भूमि जो पड़ी है, व्यर्थ भूमि है, उसको खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है। कुल कृषि भूमि के 83% भाग पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। अगर हमारे पास टोटल 70% है तो उस 70% के 83% भाग पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। चावल है, गेहूँ, जौ, बाजरा, जवार, अरहर, सरसों, विभिन्न प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है तथा आलू, चना भी मुख्य रूप से इस क्षेत्र में बोए जाते हैं। अब बात करें कि रोपण कृषि। रोपण कृषि के अंतर्गत यहाँ पर कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? रोपण कृषि के अंतर्गत अगर हम बात करें आम है, आड़ू है, नाशपाती है। आड़ू को हम बोलते हैं सफ्तालू।
बेर है, अमरूद, पपीता, लीची, जामुन, अंगूर, गन्ना। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। पशुपालन भी यहाँ का अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कारण क्या है, यहाँ की एक फेमस भैंस की नस्ल है जिसको बोलते हैं मुर्राह नस्ल। इस क्षेत्र में उस मुर्राह नस्ल की क्या पाली जाती हैं, भैंसें प्रसिद्ध हैं। मुर्राह भैंस की एक फेमस नस्ल है। जो मुर्राह नस्ल की जो भैंस है वो इस क्षेत्र में पाली जाती है और यहाँ पर नित्यवाही नदियाँ जो हैं उनके द्वारा पूरित जल के अतिरिक्त भूगर्भिक जल के भी यहाँ पर विस्तृत भंडार पाए जाते हैं। जल संसाधन की बात करें, उपलब्ध जल संसाधन का उपयोग नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा, कुओं द्वारा किया जाता है। अतिवृष्टि तथा जल प्लावन की समस्याएं भी यहाँ पर व्याप्त है। अतिवृष्टि का अर्थ है जब नदियों में अत्यधिक पानी आ जाएगा। अतिवृष्टि जब कभी वर्षा अधिक हो जाती है। और दूसरी जल प्लावन की समस्याएं। तो यहाँ पर ये सभी समस्याएं व्याप्त रूप से हमें देखने को मिलती हैं। कारण क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे ही तराई और भंवर वाला क्षेत्र आता है, तराई आप सभी जानते हैं दलदल वाला क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जल प्लावन वाली समस्याएं मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। ये हमने बात करी किसकी, गंगा का ऊपरी मैदानी भाग। आज हमने अपने बाकी टॉपिक्स को भी इसमें क्लियर किया है। और आज का क्वेश्चन सुनिए, योजना आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या योजना आयोग का वर्तमान में किस नाम से जाना उसको जाता है। योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है और कब, कौन से सन में योजना आयोग ने भारतीय कृषि प्रदेशों को विभक्त किया था। कोई एक उद्देश्य आप मुझे लिख के कमेंट करेंगे कौन से उद्देश्य के अनुसार योजना आयोग ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।